नमस्कार दोस्तों। भारत में आजादी के बाद से ही उत्तर दक्षिण की राजनीति होती रही। आजादी के तुरंत बाद यानी 1953 में ही भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाया गया, लेकिन इसके बाद भी भाषा यानी बोली की ये लड़ाई रह रहकर सुलगती रही है। गैर हिंदी भाषा राज्यों में अक्सर हिंदी बोलने वाले लोगों को इसका शिकार होना पड़ता है। कभी महाराष्ट्र, कभी गुजरात, तो कभी तमिलनाडु और कभी किसी और राज्य में हिंदी भाषी लोगों के साथ भेदभाव और मारपीट की खबरें आती हैं। लेकिन देश में आजकल परिसीमन को लेकर के उत्तर दक्षिण की राजनीति गर्मा गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 5 मार्च को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। तो आज के अपने इस वीडियो में मैं 5 सवालों के जवाब के जरिए इस पूरे विवाद की कहानी बताने की कोशिश करूंगी। पहला सवाल है कि अमित शाह परिसीमन पर अड़े तो स्टालिन क्यों डर गए? आखिर परिसीमन होता क्या है? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल कि क्या परिसीमन करने का आधार संवैधानिक है? चौथा सवाल, परिसीमन के बाद क्या दक्षिण भारत की लोकसभा सीटें कम हो जाएंगी? और पांचवा सवाल कि क्या परिसीमन करके बीजेपी दक्षिण भारत में कमल खिलाएगी? तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर परिसीमन होता क्या है। दरअसल परिसीमन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित किया जाता है, यानी फिर से कंपोज करने की कोशिश होती है। इसका मुख्य उद्देश्य जनसंख्या में बदलाव के मुताबिक सभी नागरिकों को समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना होता है। संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम लागू करती है। अधिनियम लागू होने के बाद परिसीमन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और ये आयोग इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के परिसीमन का काम पूरा करता है। वहीं आर्टिकल 170 यानी 170 के तहत राज्यों को भी प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के हिसाब से क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है। अब ये भी समझिए कि आखिर परिसीमन की जरूरत क्यों होती है। तो जनगणना के बाद जो नए आंकड़े आते हैं उसमें कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ जाती है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम भी हो जाती है। परिसीमन ये सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक नागरिक को समान रूप से प्रतिनिधित्व मिले। समय के साथ शहर और कस्बों की सीमाओं में बदलाव होता है। परिसीमन इन बदलाव को ध्यान में रखता है और सीमाओं को समायोजित करता है। परिसीमन आयोग में कौन कौन होते हैं? परिसीमन की जो प्रक्रिया होती है उसको पूरा करने के लिए राष्ट्रपति एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग, जिसे अंग्रेजी में डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं, उसे नियुक्त करते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी के और राज्य चुनाव आयुक्त शामिल रहते हैं। आयोग नए निर्वाचन क्षेत्र बनाने या फिर सीमाओं में बदलाव के लिए जनसंख्या में हुए बदलाव की जांच करता है। सार्वजनिक प्रतिक्रिया लेने के बाद आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट जो है प्रकाशित करता है। देश में 1952, 1962, 1972 और 2002 के अधिनियम के आधार पर 4 बार वर्ष 1992, 1963, 1973 और 2002 में परिसीमन आयोग का गठन हुआ, जबकि साल 1981 और साल 1951 की जनगणना के बाद परिसीमन नहीं हुआ। 1976 में आपातकाल के दौरान लोकसभा सीटों की संख्या को फ्रीज किया गया और परिसीमन को 2001 में टाल दिया गया। साल 2001 में परिसीमन को 25 साल के लिए फिर टाला गया। अब सवाल यह है कि इस बार होने वाले परिसीमन को लेकर कितना विवाद क्यों है? वैसे अगर इतिहास देखेंगे तो जब भी किसी निर्वाचन क्षेत्र या लोकसभा या विधानसभा की सीटों में बदलाव हुआ तब विवाद जरूर हुआ है। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद जब जम्मू रीजन में सीटें बढ़ गईं, तब भी कश्मीर पर स्ट्रांग होल्ड रखने वाली पीडीपी और एनसी ने इसका विरोध किया। और अगर ऐसा होता आया है तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दरअसल परिसीमन का आधार होता है जनगणना। जनगणना के बाद आबादी के आंकड़े पता चलते हैं और आबादी को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए लोकसभा या विधानसभा की सीटें बढ़ाई जाती हैं। साथ ही साथ जनगणना में ये जो आंकड़ा सामने आता है कि किस निर्वाचन क्षेत्र में किस जाति की कितनी आबादी है, खास तौर पर एससी और एसटी, और फिर इसी आधार पर परिसीमन आयोग लोकसभा और विधानसभा में उनके लिए सीटें रिजर्व करने का प्रावधान करते हैं। और परिसीमन के बाद ही ये भी पता चलता है कि कौन सी सीट किस जाति या वर्ग के लिए आरक्षित हुई। ऐसे में अक्सर ये पावर टसल की वजह बन जाता है और विवाद होता ही होता है। इस बार भी दक्षिणी राज्यों की सीटें कम हो जाएंगी और ये डर निराधार भी नहीं लगता है। और इसकी वजह से संविधान का आर्टिकल 81(2) यानी कि जो अनुच्छेद 81(2) में कहा गया कि किसी राज्य की जनसंख्या और उस राज्य के संसद सदस्यों की संख्या के बीच का अनुपात सभी राज्यों के लिए समान होगा। इसलिए अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में ज्यादा सांसद हैं और कम जनसंख्या वाले राज्यों में कम सांसद। भारत में की गई आखिरी जनगणना 2011 के मुताबिक केवल 5 राज्य यानी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश मिलकर के भारत की आधी जनसंख्या यानी 48.6% का प्रतिनिधित्व करता है।
यानी अगर इस लिहाज से परिसीमन होता है तो देश की आधी लोकसभा सीटें इन्हीं 5 राज्यों में होंगी और यही डर दक्षिण के राज्यों को सता रहा है। दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तुलना में बर्थ रेट कम है, ऐसे में वहां जनसंख्या भी उत्तर भारत की तुलना में कम है। इसलिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन लोकसभा परिसीमन मुद्दे को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने प्रस्तावित परिसीमन की आलोचना करते हुए कहा कि निचले सदन में तमिलनाडु और अन्य दक्षिण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व कम होगा। लोकसभा परिसीमन के बाद तमिलनाडु को 39, जो कि अभी प्रेजेंट की सीटों की संख्या है, उसमें से 8 सीटों का नुकसान हो सकता है। स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु 8 सीटें खोने के खतरे का सामना कर रहा है क्योंकि राज्य ने परिवार नियोजित कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू किया, जिससे जनसंख्या जाहिर है कंट्रोल हुई। स्टालिन ने केंद्र सरकार से अपील की कि केवल जनसंख्या के आधार पर संसदीय क्षेत्रों का निर्धारण करके दक्षिणी राज्यों को दंडित न किया जाए। स्टालिन ने साथ ही चेतावनी दी कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो विरोध भी करेंगे। एक अमेरिकी थिंक टैंक कार्नेगी एंडोवमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक 2026 की जनसंख्या के अनुमान जो है उसका जो अनुपात रहा है 2026 की जनसंख्या अनुमान के हिसाब से 846 जो है स्ट्रेंथ हो जाएगी लोकसभा की, और ऐसे में 143 सीटें जो है बिहार में सांसदों की मौजूदा संख्या 40 सीट से बढ़ करके वहां पर 79 हो सकती है। इसी तरीके से हिंदी बेल्ट वाले दूसरे राज्य जैसे कि मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी 2026 तक उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें बढ़ जाएंगी। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परिसीमन के मुद्दे पर स्टालिन के आरोप को खारिज कर दिया। उन्होंने स्टालिन पर परिसीमन को लेकर के गलत सूचना अभियान फैलाने का आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा है कि जब परिसीमन यथानुपात आधार पर किया जाएगा तो तमिलनाडु सहित किसी भी दक्षिण राज्य के संसदीय प्रतिनिधित्व में कमी नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि परिसीमन के बाद कोई भी दक्षिण राज्य एक भी सीट नहीं गंवाएगा और इस मामले में दक्षिणी राज्यों के लोगों के हित को सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये एक तरफ राजनीति हो गई, दूसरी तरफ हो गया परिसीमन। दक्षिण के राज्य खासतौर पर तमिलनाडु में हिंदी को लेकर पहले से विरोध है और भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग आजादी से पहले उठती रही। आजादी से पहले इस मांग को लेकर के संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज S.K. धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की थी। इस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्य गठन के प्रस्ताव का विरोध किया और इसके बाद कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया के समिति ने भी इसको सही मानते हुए भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज किया। इसके बाद ही मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी लोगों ने एक नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया। हालांकि कांग्रेस ने 1917 में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की बात कही थी। आजादी के बाद महात्मा गांधी ने इस मांग को पूरा करने के लिए देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को कहा, लेकिन तब तक उनकी राय बदल चुकी थी। उनका मानना था कि देश धर्म के नाम पर बंट गया है, ऐसे में भाषा के आधार पर राज्य बनाने से देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंच सकता है। नेहरू के समर्थन में उस समय सरदार पटेल, C. राजगोपालाचारी समेत दूसरे भी अधिक जो और नेता थे वो थे। उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया। अम्बेडकर लेकिन चाहते थे कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो। उन्होंने भाषा एक राज्य का प्रस्ताव दिया। उन्होंने महाराष्ट्र राज्य के गठन की मांग की, जिसकी राजधानी तत्कालीन बंबई को बनाने का प्रस्ताव रखा गया। हालांकि उनके इस प्रस्ताव पर कई लोग असहमत भी जरूर थे, यानी भाषा के आधार पर। उसके बाद 1 मई 1960 को मराठी और गुजराती भाषियों के बीच संघर्ष की वजह से बंबई राज्य का बंटवारा करके महाराष्ट्र और गुजरात का गठन हुआ। इस तरीके से नागा आंदोलन के बाद 1 दिसंबर 1963 को असम का विभाजन कर नागालैंड बनता है। 1 नवंबर 1966 को पंजाब विभाजित करके हरियाणा का गठन होता है। हालांकि इसके बाद भी देश में कई नई राज्यों का गठन हुआ, लेकिन उसका आधार भाषा नहीं था। लेकिन स्टालिन को ये पता है कि तमिलनाडु में हिंदी और हिंदी पट्टी का विरोध करके वो बड़ा वोट बैंक जरूर साध सकते हैं और इसलिए उन्होंने 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले 2 मुद्दे बड़े बनाने का फैसला लिया। पहला, परिसीमन के बहाने दक्षिण की राज्यों की सीटें कम होने का दावा, और इसके साथ ही जो दूसरा मुद्दा रहा वो है भाषा को लेकर नई शिक्षा नीति को लेकर त्रिभाषा फॉर्मूला। दरअसल हिंदी थोपने की साजिश है, जिससे वो अच्छी तरीके से वोट बैंक की राजनीति कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, यानी अगर आपको परिसीमन के बारे में समझ आया, तो इस वीडियो को आप आगे फॉरवर्ड करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है शिखा ठाकुर न्यूज़ोपीडिया, तो फटाफट जा करके सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी और दिलचस्प कहानियों के लिए, ऐसी और दिलचस्प सूचना के लिए आप हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।